हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज हम बात करेंगे भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 20, 21 और 22 के बारे में। ये तीनों सेक्शन एक साथ आपको पढ़ने अलग अलग पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तीनों सेक्शन बात करता है किसके बारे में? सिर्फ मिस्टेक के बारे में। यानी अगर पक्षकारों की भूल से कोई संविदा हो जाती है, या फिर बात करें कि कोई अगर पक्षकार है, ठीक है, पक्षकार क्या कर रहे हैं? संविदा कर रहे हैं, और संविदा में क्या हुआ कि पक्षकारों के भूल के कारण कोई ऐसी बात उसमें आ गई, तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा उस संविदा पे? क्या वह वॉइड होगा, ठीक है, या फिर वॉइडेबल होगा, या फिर वो वैलिड होगा? ये तीनों चीज़ें यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो बने रहेगी एंड तक हमारे साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अब हम बात करें संविदा में अगर कोई भूल होती है उसका प्रभाव क्या होता है। पहले कुछ चीज़ यहाँ पे देख लेते हैं, उसके बाद हम डायग्राम के फॉर्म में इसको समझने वाले हैं। आपको टोटल धारा 20, 21 और 22 आसान भाषा में समझाऊंगा, और पूरा आपको याद भी होगा और समझ में भी आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए कि अगर कोई भूल हो जाती है इसमें, संविदा करने में अगर कोई भूल होती है, चाहे एक पक्षकार करे चाहे दूसरा पक्षकार करे या दोनों पक्षकार करें, तो यहाँ पर उसका प्रभाव दो तरह से हो सकता है। पहला क्या होगा, या तो जो पक्षकार अनुमति दे रहे हैं या सम्मति दे रहे हैं वही नष्ट हो जाए, क्योंकि जब जब भी कॉन्ट्रैक्ट होता है बिना कंसेंट के तो होता ही नहीं ना। तो कंसेंट तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर कोई भूल होती है तो उससे जो उनकी कंसेंट है ना उसको नष्ट किया जा सकता है, यानी उस नष्ट हो सकती है। जिस चीज़ के लिए उन्होंने सहमति दी है, अगर वही चीज़ नहीं हुई तो उनकी सहमति सहमति नहीं हो पाएगी फिर। और दूसरा चीज़ होता है कि यदि मान लीजिए कोई ऐसी भूल है तो उससे संविदा के उद्देश्य को ही गलत समझ लें, तो ये भी तो हो सकता है। दो चीज़ हो सकती है, या तो पक्षकार की सहमति नष्ट हो जाए, या तो जो संविदा का उद्देश्य है वही उसी को गलत समझ लें। तो ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं। अब बात करें, अगर सहमति की बात आई है तो उसने एक बात और देख लिए कि अगर जैसे सहमति जो दी गई है और भूल होती है, और भूल के कारण उस सहमति नष्ट हो जाती है ना, तो ये सेक्शन 13 के अंतर्गत आएगा। सेक्शन 13 क्या कहता है कि दो या अधिक व्यक्ति सहमत हुए तब कहे जाते हैं जबकि वे किसी एक ही बात पर एक ही भाव से सहमत हों। यहाँ पे लिखा है ना, एक ही बात पर एक ही भाव से सहमत होने चाहिए दोनों पक्षकार। अब जब एक पक्षकार किसी भूल के कारण वो संविदा में एंटर कर रहा है तो वो एक एक ही भाव से सहमत कैसे हो सकते हैं फिर? तो इतना आर्टिकल सॉरी, यहाँ पे धारा 13 जो है, सेक्शन 13 जो है, उसके तहत तो ये तो इनवैलिड हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट तो वैलिड रहेगा ही नहीं। तो यहाँ पे एक ही बात पर एक ही भाव से सहमत होने को वास्तविक सहमति कहते हैं। जब एक ही भाव नहीं रहेगा दो पक्षकारों में, एक ही जो एक पक्षकार कहता है दूसरा पक्षकार यदि नहीं मानता है या फिर उस चीज़ को गलत समझ लेता है, तो एक ही भाव कहाँ से हुआ? तो ये जो लिखा हुआ है ना, एक ही भाव से एक सहमत होना, तो इसको आंग्ल विधि यानी कि जो इंग्लिश लॉ है उसमें क्या कहा गया है? कंसेंसस एड एडम। ठीक है, ये एक मैक्सिम है। इसको ये भी पूछा जाता है कि अगर एक ही भाव से सहमत होना, एक ही बात पर एक ही भाव से सहमत होना, इसका मैक्सिम क्या है? तो आप ये लिख सकते हो, कंसेंसस कंसेंसस एड आइडम, ये चीज़ होगी। अब यहाँ पे इसको लागू कहाँ किया गया, किस केस के माध्यम से इसको लागू किया गया था? तो अब देखिए, दो केस हैं। एक तो है जो इंग्लिश लॉ में लागू किया गया था। कौन सा? पहला तो ये कंसेंसस एड एडम को किस में लागू किया गया? स्मिथ वर्सेस हैग 1871 के मामले में इसको यहाँ पर इस लागू किया गया कि एक ही बात पर एक ही भाव से सहमत होने को वास्तविक सहमति कहते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट आता है हमारे भारत का, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। उसने किस में लागू किया? तारसन सिंह वर्सेस सुखविंदर सिंह, 1998 का मामला था। इसमें इसी को लागू किया, कंसेंसस एंड एडम को इसमें लागू किया गया। तो दो केस आपको याद रखने हैं। पहला तो जो इंग्लिश लॉ में लागू किया गया था वो 1871 का मामला है, और एक कौन सा है? 1998 का मामला है, सुप्रीम कोर्ट में जो आया था, इसमें ये लागू किया गया था। आ गई बात समझ में? अब हम देखेंगे जो धारा 20, 21 और 22 है, इन तीनों को आपको समझना है।
तो तीनों को समझने के लिए तो आपको ये देखना होगा कि जो भूल होती है वो कितने प्रकार की होती है। तो सबसे पहली चीज़ आप देखोगे तो जो भूल है वो कितने प्रकार की होती है। एक तो होती है फैक्ट की भूल यानी कि तथ्य की भूल, और दूसरा लॉ की यानी कि विधि की भूल। अब विधि की भूल को आपको देखने के लिए सेक्शन 21 को देखना पड़ेगा, और तथ्य की भूल के लिए आपको सेक्शन 20 और सेक्शन 22। एक पक्षकार यदि भूल करता है तो 22, और दोनों पक्षकार के द्वारा गलती होती है, भूल से संविदा होती है तो सेक्शन 20। ये दो चीज़ समझ में आई कि भूल कितने प्रकार से हो सकती है, दो तरह से। अब बात आती है कि यहाँ पे तथ्य की भूल तो हो रही है, ठीक है। अब इसको जो बोला जाता है ना, तो अगर दोनों पक्षकार कर रहे हैं तो उसको क्या बोला जाता है, बायलेटरल मिस्टेक, यानी कि दोनों पक्षकार कर रहे हैं, और एक पक्षकार करता है तो उसको बोला जाता है यूनिलेटरल मिस्टेक। इतनी बात समझ में आई। तो अगर यह मान लीजिए दोनों पक्षकारों के द्वारा किसी भी संविदा में यानी कि कॉन्ट्रैक्ट में इंटर किया जा रहा है। अब देखिए क्या हुआ कि एक घोड़ा था, ठीक है। घोड़ा को ए का घोड़ा था और बी यहाँ पे इसको खरीदने वाला था। बी ने भी घोड़ा देखा हुआ था, ए ने भी घोड़ा देखा हुआ था। अब बी ने क्या किया, ए का घोड़ा खरीदना चाहता था, इसने बोला। लेकिन जब ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ इन दोनों के बीच में खरीदने का, इन दोनों को नहीं पता था कि ये घोड़ा मर चुका है। जब दोनों को नहीं पता है तो ये क्या हो जाएगा, ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। ये याद रखना है, यदि दोनों पक्षकारों के भूल के कारण कोई संविदा उत्पन्न होती है ना, वो क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, वो हो जाता है वॉइड। क्योंकि ना तो ये पहले पक्षकार को पता होता है और ना ही दूसरे पक्षकार को वो तथ्य पता होते हैं। ये तो हो गया बायलेटरल मिस्टेक। अब दूसरा आता है, एक पक्षकार के द्वारा अगर भूल की जाती है तो उसमें आप देखोगे बेयर एक्ट में, तो उसमें लिखा रहता है कि अगर एक पक्षकार के द्वारा कॉन्ट्रैक्ट में भूल की जाती है और संविदा हो जाती है तो उसका क्या इफेक्ट होता है कि वो शून्यकर्णी नहीं होता है। अब इसका मतलब क्या हुआ, शून्यकर्णी नहीं है तो मतलब क्या हुआ कि वो वैध है, यानी कि वैलिड हो जाएगा वो कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल नहीं होगा। कि अगर एक पक्षकार भूल कर रहा है, एक पक्षकार यहाँ पे सही बोल रहा है, उसको कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो शून्यकर्णी करवा लेगा, वॉइडेबल होगा ही नहीं। उसमें लिखा हुआ है ना सेक्शन 22 में कि वॉइडेबल नहीं है, नॉट वॉइडेबल, शून्यकर्णी नहीं है। तो शून्यकर्णी नहीं है तो ये वैलिड हो जाएगा। यूनिलेटरल मिस्टेक जो है ना, ये तो वॉइडेबल नहीं होगा, शून्यकर्णी नहीं होगा, वो हो जाएगा आपको वैलिड। ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगर दोनों पक्षकार गलती करते हैं, भूल करते हैं और संविदा कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, बायलेटरल मिस्टेक है। और एक पक्षकार द्वारा यूनिलेटरल मिस्टेक होती है तो वो शून्यकर्णी नहीं होगा, वो होगा वैलिड। अब आती है यहाँ पे, ये तो हो गई फैक्ट की भूल, ठीक है ना, मिस्टेक ऑफ फैक्ट। अब दूसरा आता है आपका मिस्टेक ऑफ लॉ। जैसे यहाँ पे दो तरह की यहाँ पे भूल हुई, चाहे दोनों पक्षकार कर, ठीक है, यहाँ पे एक पक्षकार। अब यहाँ पे जो विधि है, तो विधि तो दो तरह की भी हो सकती है ना। एक तो हो सकता है आपका भारतीय विधि हो सकती है और दूसरी विदेशी विधि, यानी इंडियन लॉ की भूल हो सकती है कॉन्ट्रैक्ट करते समय, और फॉरेन लॉ की भी भूल हो सकती है यहाँ पर। तो जब भारतीय विधि की भूल होती है तो वो क्या हो जाएगा, वो शून्यकर्णी नहीं होगा, वो भी क्या हो जाएगा, वैलिड। क्योंकि जो हमारे कानून व्यवस्था में है ये है ना कि इग्नोरेंसिया जूरिस नॉन एग्जीक्यूटेड, यानी कि यदि विधि की भूल जो है ना वो क्षम्य नहीं है। यदि आप कहते हो कि मुझे पता ही नहीं था कि चोरी करना अपराध है, तब तो ऐसे अगर ये चीज़ यहाँ पे लागू कर दिया जाए कि अगर विधि की भूल की है तो उसमें क्षमा कर दिया जाए। तो यहाँ पे ये प्रिंसिपल इस्टेब्लिश किया गया है कि यदि आप भारतीय विधि के अंतर्गत हैं, ठीक है, और विधि की भूल का आप सहारा लेते हो कि मुझे ये पता ही नहीं था कि ये अपराध है, जो मैंने एक्ट किया है, जो कृत्य किया है वो अपराध है, तो ये आपका क्षमा योग्य नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है कि जो भारतीय विधि की भूल में यदि आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है तो क्या हो जाएगा, वो भी वैलिड होगा, शून्यकर्णी नहीं होगा, वॉइडेबल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इग्नोरेंस ऑफ लॉ नॉन एग्जीक्यूटेड, यानी विधि की भूल आप क्षम्य नहीं होती है। ये आपने आईपीसी में बहुत अच्छे से ये प्रिंसिपल पढ़ा होगा, ठीक है। और लेकिन एक चीज़ और आपने पढ़ा होगा कि इग्नोरेंसिया फेसेट एक्सक्यूसेट, यानी कि तथ्य की भूल तो क्षम्य होती है लेकिन विधि की भूल यहाँ पे क्षम्य नहीं होती है। ये मैगजीन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है।
तो यहाँ पे भारतीय विधि समझ में आया कि यदि भारतीय विधि की भूल अगर करते हो, भूल के कारण आपने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर लिया है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है आपने, संविदा कर ली है, तो यहाँ पे क्या होगा, आपको माफ़ी नहीं मिलेगी, यहाँ पे सुन करनी नहीं होगा, वो जो कॉन्ट्रैक्ट है आपका वो हो जाएगा वैलिड, यानी वैध संविदा कहलाएगा वो। अब बात आती है विदेशी विधि की। अब यहाँ पे देखिए जो हमारे लोग हैं, ठीक है, उनको भारतीय विधि का इतना नॉलेज तो होता नहीं है, तो विदेशी विधि का कहाँ से होगा, ठीक है। तो भारतीय विधि का यहाँ पे नॉलेज किसका होगा, या तो उन्होंने लॉ किया होगा या लॉ पढ़ा होगा, और यहाँ पे पढ़ते तो है नहीं लॉ, आम जनता हर कोई तो लॉ नहीं पढ़ता ना, इसलिए भारतीय विधि का ज्ञान नहीं हो, तो फिर भी यहाँ पे इसको क्षमा योग्य नहीं बनाया गया है। लेकिन विदेशी विधि को कुछ तरह से क्षमा योग्य बनाया गया है। कैसे, तो यहाँ पे यदि विदेशी विधि की भूल की गई है और संविदा कर ली गई है, तो वहाँ पे तथ्य के भूल की तरह ही इसको ट्रीट किया जाएगा। तथ्य की भूल की तरह का मतलब, जैसे मान लीजिए विदेशी विधि की भूल दोनों पक्षकारों ने की और संविदा कर लिया, तो वो शून्य हो जाएगा। लेकिन एक पक्षकार ने अगर वही विदेशी विधि की भूल में कॉन्ट्रैक्ट किया है, संविदा किया है, तो वो हो जाएगा वैलिड। कैसा हो जाएगा, वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो बाइलेटरल और यूनिलेटरल दोनों चीज़ यहाँ पर विदेशी विधि में भी आ जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। अब बात करें यहाँ पे, देखिए मैगजिम यहाँ पे लिखी हुई है। मैगजिम क्या कहती है, इग्नोरेंसिया फेसेट एक्सक्यूसेट, ये तो आ गई, यानी तथ्य की भूल तो क्षम्य है, लेकिन इग्नोरेंसिया जूरिस नॉन एक्सक्यूसेट, यानी कि जो विधि की भूल है ना, वो आपकी क्षम्य नहीं हो सकती है। आगे बात समझ में, डायग्राम के फॉर्म में समझ में आया तो आप बेरेक्ट पढ़िए, बेरेक्ट में आप समझ में आएगा, ठीक है। क्योंकि अभी स्टार्टिंग में समझ में नहीं आया होगा, बेरेक्ट पढ़ा होगा तो आप पढ़िए। देखिए धारा 20 क्या कहती है, जब दोनों पक्षकार तथ्य की बात संबंधी भूल में हो तब करार शून्य है, यानी कि यहाँ पे एग्रीमेंट कह रहा है, संविदा की बात नहीं कर रहा है। क्योंकि जब भूल हुई है तो यहाँ पे तो संविदा बनी ही नहीं सकती ना, तो यहाँ पे एग्रीमेंट है, तो एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए क्या करना होगा, भूल को हटाना होगा। तो यहाँ पे क्या किया गया है कि जहाँ किसी करार के दोनों पक्षकार, यानी कि बाइलेटरल की बात करता है, यहाँ पे किसी एक पक्ष की बात नहीं करता है, यहाँ पे दोनों पक्ष की बात करता है, बाइलेटरल मिस्टेक की बात करता है। और मिस्टेक किस चीज़ की है, तथ्य की बात की, ठीक है। तो यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स क्या है आपके, यानी कि भूल कौन कर रहा हो, दोनों पक्ष कर रहे हो, किस चीज़ के बारे में, तथ्य की बात के बारे में कर रहे हैं, जो फैक्ट है ना उसके बारे में भूल कर रहे हैं। और तीसरी चीज़ क्या है कि जो यहाँ पे जिस तथ्य की बात की जा रही है ना, जिस तथ्य के बारे में भूल की जा रही है, वो कैसा होना चाहिए, उस एग्रीमेंट के लिए मर्मभूत होना चाहिए। मर्मभूत का मतलब है कि उस एग्रीमेंट के लिए वो बात, वो जो फैक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होनी चाहिए, तभी यहाँ पे क्या होगी, यदि भूल में संविदा हुई है, ये इनका एग्रीमेंट हुआ है, वो क्या हो जाएगा, वो वॉइड हो जाएगा। एग्रीमेंट जो है ना वो शून्य हो जाएगा, वो आगे बढ़ेगा ही नहीं, वो कॉन्ट्रैक्ट का रूप नहीं ले पाएगा। आ गई बात समझ में। अब स्पष्टीकरण देखिए, स्पष्टीकरण क्या कहते हैं, जो चीज़ करार की विषय वस्तु हो उसके मूल्य के बारे में गलत राय, तथ्य के बारे में भूल नहीं समझी जाएगी। यानी कि आपका जो सब्जेक्ट मैटर है किसी भी एग्रीमेंट का, ठीक है, एग्रीमेंट जिसे मान लीजिए आपने कार खरीदने के बारे में है, तो कार क्या हो गया, एक सब्जेक्ट मैटर हो जाता है, यहाँ पे विषय वस्तु हो जाती है। अगर इसके मूल्य के बारे में, ठीक है, इसके जो प्राइस है उसके बारे में कुछ गलत राय बना ली जाती है ना, तो ये क्या है, तथ्य की भूल नहीं समझी जाएगी, ये कहता है स्पष्टीकरण। अब एक दृष्टांत देखिए, इसमें दृष्टांत क्या कहता है, खा से अमुक घोड़ा खरीदने का करार क्या करता है। अब ए जो है वो क्या करता है, बी से कोई घोड़ा खरीदने का एग्रीमेंट करता है। यह पता चलता है कि वह घोड़ा सौदे के समय पे मर चुका था। अब यहां पे देखिए इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट तो हो गया। ई कहता है कि मियाँ मैं तुम्हारा घोड़ा जो है उसको खरीदूंगा, मुझे घोड़े पालने का बहुत शौक है, तो आप देना चाहोगे तो दे दो कुछ पैसे लेके। तब बी ने बोला ठीक है भैया, हम भी तो तंग आ गए घोड़े को पालते पालते, तो आप ले लो। अब जब यहाँ पे एग्रीमेंट जिस टाइम हो रहा था ना, उस टाइम पे क्या हुआ कि इनको बाद में पता चलता है कि घोड़ा था उस संविदा करार होने के पहले ही मर गया ना घोड़ा। जब सब्जेक्ट मैटर ही नहीं है, सब उसका मर्मभूत क्या है,
ये सब्जेक्ट मैटर ही तो है उसका मर्मभूत, यानी जो विषय वस्तु है वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब वही जो फैक्ट है, अब उनको पता ही नहीं था कि घोड़ा मर चुका है। तो यहाँ पे क्या है, जब दोनों को पता नहीं था तो इस जानकारी नहीं थी, तो क्या हो जाएगा, जो करार है वो शून्य हो जाएगा। आई बात समझ में? तो मैंने बताया था सेक्शन 20 मिस्टेक ऑफ फैक्ट बारे में, वहाँ पे बायलेटरल हुई, वहाँ पे शून्य हो गया था। अब बात करें इसकी 20 की शर्तों के बारे में, 3 चीज़ देख लो, अंडरलाइन कर लो। भूल दोनों पक्ष की होनी चाहिए, तथ्य के बारे में होनी चाहिए, और वह तथ्य जो करार के लिए महत्वपूर्ण हो, मर्मभूत होने चाहिए। अब ये मर्मभूत क्या क्या होता है, ठीक है ना, कौन से तथ्य मर्मभूत होते हैं, उसको हम आगे डिस्कशन करेंगे, ठीक है, इसी लेक्चर में करेंगे। अब पहले देखिए धारा 21 भी देख लीजिए। धारा 21 क्या कहती है, विधि के बारे में भूलों का प्रभाव। अब मैंने बताया था विधि के बारे में 2 तरह से भूल हो सकती है, या तो एक इंडियन लॉ की भूल हो सकती है, या फिर फॉरेन लॉ की भूल हो सकती है। मिस्टेक दो लॉ की हो सकती है। अब कोई संविदा इस कारण से शून्य करनी नहीं है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, शून्य करनी नहीं है, सीधा सीधा लिख देता ना कि वैलिड होगा। इतना घुमा फिरा के लिखने की, निगेटिव फॉर्म में लिखने की बहुत आदत है इनकी। कोई भी लॉ देखोगे वहाँ पे निगेटिव फॉर्म में ज़्यादा लिखे रहते हैं। तो यहाँ पे क्या कहता है कि कोई संविदा इस कारण ही शून्य करनी नहीं है कि वह भारत में प्रयुक्त विधि के बारे में किसी भूल के कारण से की गई थी। इसका मतलब कि यदि आपने भारतीय विधि के सहारा लेना चाहते हो कि मुझे ऐसा पता चला था, ठीक है, मुझे भूल थी कि ये भारतीय विधि में ऐसा लिखा हुआ है, मतलब आप एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हो, संविदा कर लेते हो, किसी एग्रीमेंट कर लेते हो कि मैं सी को मार दूंगा, ठीक है, और बाद में आप कहते हो कि मुझे पता ही नहीं था कि मारना एक गुनाह है, अपराध है। ऐसा एग्रीमेंट नहीं हो सकता ना। तो ये भारतीय विधि की भूल को क्षम्य नहीं किया जा सकता है। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वैलिड हो जाएगा, जो एग्रीमेंट है ना वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। अब किंतु यहाँ पे एक चीज़ और कहता है, ये तो होगी इंडियन लॉ की बात, अब फॉरेन लॉ की भी बात आएगा ना। तो किसी ऐसी विधि के बारे में कि जो भारत में प्रवृत्त नहीं है, तो ऐसी कौन सी विधि होगी जो भारत में प्रवृत्त नहीं है, पर विदेश की विधि। अब यूएसए जो है वहाँ का कानून यहाँ नहीं चलेगा, ब्रिटेन का कानून यहाँ नहीं चलेगा। हाँ, वो अलग बात है कि जो आप पढ़ रहे हो 1872 का कानून है, ये अंग्रेजों का ही है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो इसकी संप्रभु शक्ति है ना, ये भारत में ही है। इसको चेंज कर सकते हैं, भारत सरकार संसद क्या कर सकती है, चेंज कर सकती है। ब्रिटिश संसद को कोई इसमें रूल नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, अब क्या है कि यहाँ पे कहता है कि भारत में प्रवृत्त नहीं है, यानी विदेश की विधि है, तो भूल का वही प्रभाव होगा जो तथ्य की भूल का होगा। तो तथ्य की भूल का हमने 2 तरह से देखा था। यदि एक पार्टी करती है तो क्या हो जाएगा, वैलिड हो जाएगा, ठीक है, शून्य करनी नहीं होगा। और दोनों पार्टी अगर विदेशी विधि की भूल करते हैं और कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। 2 तरह से होगी। अब देखिए, अब आता है धारा 22 यहाँ पे, ठीक है, सेक्शन 22। अब एक पक्षकार की तथ्य की बात के बारे में भूल से कारित संविदा। अब जो भूल हो रही है, यानी कि जो यहाँ पे भूल की जा रही है संविदा के बारे में ना, वो एक पक्षकार करता है, यूनिलेटरल मिस्टेक यहाँ पे कर रहा है। जब यूनिलेटरल मिस्टेक मतलब क्या होता है कि कोई संविदा इस कारण ही शून्य करनी नहीं है, फिर से वही बात यहाँ पे लाता है कि यहाँ पे शून्य करनी नहीं होगा, यानी कि क्या हो जाएगा, वैलिड हो जाएगा भैया। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट संविदा जो एग्रीमेंट हो रहा है ना, वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे संविदा की बात कर रहा है, संविदा इस कारण से। जब आपने पढ़ा हुआ था कि सेक्शन 20 पढ़ा था, तो वहाँ पे क्या लिखा था, एग्रीमेंट लिखा था कि दोनों, क्योंकि वहाँ पे दोनों पक्षकार की गलती थी, दोनों पक्षकार की भूल थी, और वहाँ पे संविदा कर लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, एग्रीमेंट कर लेते हैं, जो भी आप समझिए। तो वहाँ पे क्या लिखा है, एग्रीमेंट लिखा है। अब यहाँ पे क्या लिखा, एक पक्षकार करता है, तो एक पक्षकार कर रहा है, तो इसका मतलब ये शून्य करनी नहीं होगा किसी भी कंडीशन में। उसके पक्षकारों में किसी तथ्य की बात के बारे में भूल में होने से कारित हुई थी। जब एक पक्षकार करता है तो वो वैलिड हो जाता है, बस इतना याद रखना है आपको, ठीक है। एक बार फिर से मैं बताता हूँ कि अगर मिस्टेक ऑफ फैक्ट की, ठीक है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट में आप 2 चीज़ें देखोगे, एक तो बायलेटरल होती है, एक यूनिलेटरल होती है। बायलेटरल में क्या होगा, अगर यहाँ पे वॉइड हो जाएगा, और यूनिलेटरल मिस्टेक में क्या हो जाएगा, यहाँ पर शून्य करनी नहीं होगा, यानी कि वैलिड हो जाएगा,
ठीक है, यहाँ पे वॉइड, यहाँ पे वैलिड। अब आती है फॉरेन मिस्टेक ऑफ लॉ की। तो मिस्टेक ऑफ लॉ की क्या होगी, एक तो इंडियन लॉ हो जाएगी और एक हो जाएगा फॉरेन लॉ। तो भारतीय विधि और विदेशी विधि, तो भारतीय विधि में क्या हो जाएगा, तो भारतीय विधि में यहाँ पे शून्यकर्णी नहीं होगा, यानी कि वॉइड वैलिड हो जाएगा, ठीक है। और फॉरेन लॉ की बात करें तो कैसा हो जाएगा, यहाँ पे तथ्य की भूल की तरह ही आपको यहाँ पे समझना है, बायलैटरल यूनिलैटरल। आया समझ में? ये आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पर्पज से भी, चाहे आप एलएलबी कर रहे हो, चाहे आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे हो, उसमें भी ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है इससे। अब आता है कौन से तथ्य मर्मभूत है, सेक्शन 20 में पढ़ा था ना आपने कि जो कुछ तथ्य मर्मभूत होने चाहिए वही यहाँ पे, तभी भूल क्या होगी, यहाँ पे वॉइड होगी, अदरवाइज वो वैलिड हो जाएगी फिर। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ आता है कि पक्षकारों की अनन्यता, यानी कि आइडेंटिटी की बात करता है। जब एक पक्षकार स्वयं को अन्य कोई बताकर संविदा करता है तो इसे ही पक्षकारों की अनन्यता कहा जा सकता है। अब एक केस था जगन्नाथ बनाम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया 1886। ये 1886 जब भारत हमारा आज़ाद नहीं हुआ था, गुलाम था, तब की बात करता है, तब का केस है ये। इस केस में क्या हुआ था, जो वादी था, ठीक है, वादी था, इसका भाई, यानी कि वादी के भाई ने, जैसे ए नाम का व्यक्ति है, ए इस वादी का भाई है। अब ए ने क्या किया, एक एग्रीमेंट करता है गवर्नमेंट एजेंट के साथ, ठीक है। ए जो है वादी का भाई था और जो एग्रीमेंट करता है गवर्नमेंट एजेंट के साथ, गवर्नमेंट एजेंट के साथ करता है और क्या बताता है कि मैं वादी ही हूँ, ठीक है। ये आइडेंटिटी छुपाता है। तो यहाँ पे जो आइडेंटिटी छुपा रहा है ना, तो इस कारण से यहाँ पे जो गवर्नमेंट एजेंट का इंटेंशन क्या था, तो यहाँ पे न्यायालय ने बताया गवर्नमेंट एजेंट का इंटेंशन था कि वादी से कॉन्ट्रैक्ट करना, वादी से संविदा करना, वादी से संविदा करना चाहता था। क्योंकि यहाँ पे वास्तव में वादी का भाई था, इसने छल कपट से यहाँ पे सब कर लिया, भूल से करवा लिया। तो यहाँ पे ये माना गया कि न्यायालय ने कहा कि ये संविदा नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज आती है कि संविदा की विषय वस्तु की प्रकृति तथा अनन्यता, यानी कि विषय वस्तु के बारे में भूल कई प्रकार से हो सकती है। यानी कि जब आप एग्रीमेंट कर रहे होते हो तो वहाँ पे कई तरह से यहाँ पे आप भूल कर सकते हो। पहले कि विषय वस्तु जो नष्ट हो चुकी है, यानी कि मैंने बताया था कि घोड़ा मर चुका था, फिर भी आपने एग्रीमेंट कर लिया, तो ये मर्मभूत है भाई, उसके लिए तो इम्पोर्टेंट है। दूसरा, हक या अधिकार के बारे में भूल, आपकी ही कोई वस्तु है, ठीक है, आपकी कार है, लेकिन आपको क्या हुआ, भूल हुई और आपने क्या कर लिया, एग्रीमेंट कर लिया, आपको आपने अपनी ही कार को किराए पर ले लिया, मान लीजिए, सॉरी, आप अभी दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। आपने, आपकी एक ज़मीन है, लेकिन आपके घर वालों को कहीं बताया नहीं कि वो ज़मीन आपकी है, और आपने क्या कर लिया, उसको लीज पर ले लिया, संविदा कर ली, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, और बाद में पता चलता है कि ये ज़मीन तो आप ही की है। तो यहाँ पे हक और अधिकार के बारे में भूल है ना। तो इसी तरह का कुछ यहाँ पे क्या था, कूपर फिप्स 1867 के केस में था। यहाँ पर भी मछलियों का तालाब वगैरह था, वहाँ पे भी इसने क्या कर लिया, उसी की थी, क्योंकि वहाँ पे दूसरे उसको पता नहीं था अपनी ज़मीन, और उसको किराए पे लिया था हुआ था। तो इसी के बारे में था, हक या अधिकार के बारे में भूल किया। तीसरा आता है भिन्न विषय वस्तु। भिन्न विषय वस्तु का मतलब क्या होता है कि आपने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट लिया, संविदा किया किसी दूसरे चीज़ को समझकर, लेकिन आप जो दूसरा पक्षकार है वो कुछ और समझ रहा है। इस मतलब एक देखिए, ए नाम का एक दुकानदार है, उसने क्या किया, बी नाम के व्यक्ति से एक एग्रीमेंट किया कि मुझे चाहिए 2 लाख का माल चाहिए, ठीक है, गुड्स चाहिए। तो इसने क्या किया, ऑर्डर तो कर दिया। अब बी ने बताया कि हाँ आपको 2 लाख रुपए का माल मिल जाएगा, आ रहा है, मालवा क्वीन नाम की एक जहाज़ है, उससे आ रहा है माल। अब यहाँ पे आ तो रहा था 2 तारीख को, ठीक है, 2 दिन में, एक आता है मान लीजिए 2 तारीख को, एक आ रहा है जहाज़ 4 तारीख को, है दोनों मालवा क्वीन। अब यहाँ पे क्या होता है, विषय वस्तु के बारे में भूल हो जाती है। ए को लगता है कि 2 तारीख को, और बी ने इंटेंशन क्या था कि 4 तारीख बाद माल इसको देना है।
तो यहाँ पे क्या हुआ, इनके दोनों का इंटेंशन अलग अलग हो जा रहा है, दोनों की सोच क्या है, अलग है, भिन्न विषय वस्तु है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वॉइड हो जाएगा। अब तीसरा आता है वचन की विषय वस्तु की प्रकृति। अब देखिए क्या होता है कि आपने किसी और चीज़ के लिए एग्रीमेंट किया और वहाँ पे कुछ और लिखा हुआ है, ठीक है। अब आप जैसे ए नाम का व्यक्ति है, बी से कुछ एग्रीमेंट हो रहा है, एक दस्तावेज पर साइन हो रही है, ठीक है, ए कर रहा है, ए उस दस्तावेज पर किस लिए साइन कर रहा है कि ये ए समझता है कि जो साइन कर रहा है जिस कागज़ पे, जिस विलेख पे, वो है पावर ऑफ अटॉर्नी, ठीक है, पीओए, पावर ऑफ अटॉर्नी पे साइन कर रहा है। लेकिन उस विलेख में क्या है, भूल के कारण या गलती के कारण जो भी है, उस विलेख में इसकी सारी संपत्ति दान में दी जा रही थी, ए को पता नहीं था। तो यहाँ पे चाहे एक पक्षकार की भूल हो चाहे दोनों पक्षकार की, वो हो जाएगा, आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वॉइड हो जाएगा, क्योंकि वो विलेख में लिखा हुआ है भाई, उसका इंटेंशन क्या था, पावर अटॉर्नी देने का, लेकिन आप तो उसकी संपत्ति दान में दे रहे हो। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। वचन की विषय वस्तु की प्रकृति भी एकदम क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। ये है आपका सेक्शन 20 से लेकर 22 तक। ये मिस्टेक आई होप आपको पूरा डिटेल में क्लियर समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ।